दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी भाग 37 खंड 3। पिछले भाग में हमने जाना कि जहाज़ को क्वारंटाइन से निकालने के बाद भी गांधी जी को शाम को उतरने का आदेश आया, क्योंकि बाहर उनको मारने पीटने के लिए भीड़ जमा हुई थी। लेकिन वकील मिस्टर लाटन ने गांधी से कहा, आप परिवार को रुस्तम जी शेठ के यहाँ भेज दें और आप चोरी छुपे रात को शहर में जाएं। ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए यदि आप चाहें तो मेरे साथ चल सकते हैं। और गांधी जी उनके साथ निकले, पर भीड़ ने उनको खींचकर अलग कर दिया और उन्हें लाठी से पीटने लगे। जैसे तैसे उनको वहाँ से बचाकर रुस्तम जी शेठ के यहाँ ले जाया गया, लेकिन वहाँ भी भीड़ जमा हो गई और गांधी को हमारे हवाले करो के नारे लगाने लगी। तब पुलिस अधिकारी ने उनको वेश बदलकर थाने में आश्रय के लिए ले गए। वहाँ उनसे कहा गया कि यदि आप चाहें तो मुकदमा दायर कर सकते हैं, लेकिन गांधी जी ने ऐसा करने से मना कर दिया और अब आगे शांति। बापू लिखते हैं, मुझ पर हमले के 3 दिन बाद मैं मिस्टर एस्कम से मिलने गया। तब मैं थाने में ही रह रहा था। मेरे साथ सुरक्षा के लिए 2 सिपाही भी थे, लेकिन तब इसकी ज़रूरत नहीं थी। जब जहाज़ से मैं उतरा, उसी समय दक्षिण अफ्रीका एडवर्टाइज़र समाचार पत्र ने मेरा इंटरव्यू लेकर बहुत से सवाल पूछे, लेकिन फिरोज शाह मेहता जी की सलाह से मेरे सारे भाषण छपे हुए थे और मैं जो यहाँ बोलता था उससे ज़्यादा हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं बोला था। मैंने उन्हें अपने भाषणों का संग्रह दिया और मेरा पक्ष साबित कर दिया। इसी तरह क्रूलैंड और नादेरी जहाज़ से जो लोग आए थे, उनको लाने में भी मेरी कोई भूमिका नहीं थी, यह भी मैंने सिद्ध कर दिया। हमलावरों पर कोई मुकदमा न दायर करने के कारण इतना तो हुआ कि गोरे लोग शर्मिंदा हुए और समाचार पत्रों ने मुझे निर्दोष सिद्ध किया। इससे हिंदी लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ी और मेरी वकीली भी खूब चलने लगी। इसके बाद मैं अपने घर रहने चला गया, लेकिन इस घटना से गोरे लोगों को समझ में आ गया कि हिंदी लोग दृढ़तापूर्वक संघर्ष कर सकते हैं। इस बीच काउंसिल में 2 कायदे बनाए, जिसमें एक से व्यापारी और दूसरे से हिंदी लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध आने वाला था। दिखावा ऐसा किया गया कि ये कायदे जाति भेद पर आधारित नहीं थे और सबके लिए थे, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही थी। मैंने इन कायदों का हिंदी अनुवाद तैयार किया, जिससे सभी को जानकारी हो और प्रचार किया। हमारी शिकायत लंदन तक गई, लेकिन कायदे नामंजूर नहीं हुए। मेरा अधिक समय सार्वजनिक कामों में ही जाता था, लेकिन मनसुख लाल नाजर वहीं थे, अतः मुझे उनकी मदद मिली। मेरी गैर हाजिरी में शेठ आडम जी मियाँ खान ने कांग्रेस का काम अच्छी तरह चलाया और नए सभासदों के साथ ही खजाने में 1000 पाउंड जमा करवाए। यात्रियों और मेरे पर हमले और नए कायदे के प्रचार में काफ़ी जन जागृति हुई और मैंने भी इसका फ़ायदा लिया और खजाने में 5000 पाउंड तक जमा करवाए। फिर मेरे मन में कांग्रेस का एक फंड बनाने का विचार आया। उसके लिए घर खरीदकर उसके किराए से कांग्रेस का काम चलाया जाए, ऐसा प्रस्ताव मैंने रखा, जो मान्य हुआ। सार्वजनिक संस्था चलाने का ये मेरा पहला ही अनुभव था। घर खरीदे गए और किराए से कांग्रेस का खर्च चलने लगा और इस आय के लिए मैंने एक ट्रस्ट बनाई। आज भी इस ट्रस्ट में पैसा है, लेकिन यह पैसा ट्रस्टियों के आपसी झगड़े के कारण विवाद में है और कोर्ट में जमा कराया जाता है। ये दुखद घटना मेरे दक्षिण अफ्रीका छोड़ने के बाद हुई और फिर सार्वजनिक संस्था के फंड के बारे में मेरे विचार बदल गए और इस अनुभव से मैं इस निर्णय पर आया कि किसी भी सार्वजनिक संस्था को जमा फंड पर चलाए जाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भविष्य में संस्था नैतिक अधोगति की ओर अग्रसर हो जाती है।
सार्वजनिक संस्था का अर्थ होता है लोगों की मान्यता और मदद, और यह मान्यता मदद आना बंद हो जाए तो संस्था को अस्तित्व में रहने का अधिकार नहीं होता। जमा स्थायी निधि पर चलने वाली संस्थाएं कई बार लोकहित की अनदेखी करती हुई पाई जाती हैं और इनके व्यवस्थापक ही इनके मालिक बन बैठते हैं। हिंदुस्तान में तो कई संस्थाएं ट्रस्टियों के विवाद में देखी जा सकती हैं। इसमें कुछ अपवाद हो सकते हैं। मेरे ये विचार दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह के समय और मजबूत हुए। ये सत्याग्रह 6 साल चलने वाला था, लेकिन इसका खर्च स्थायी जमा निधि से नहीं चला और इस सत्याग्रह के लिए लाखों रुपए लगने वाले थे। और कई बार तो ऐसे अवसर आए कि जब कल लगने वाले खर्चे के लिए पैसा कहाँ से आएगा, इसका मुझे कुछ भी पता नहीं रहता था। इसका संदर्भ आगे भी आएगा। और अब अगले भाग में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।